क्यूपिड लिमिटेड में साइडवेज पैटर्न ही देखने को मिलेगा, छोटी मोटी करेक्शंस के साथ में, और नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। रेगुलर अपर सर्किट और रेगुलर लोअर सर्किट जैसे सिचुएशन अब भी यहाँ पर नहीं बन रही है। ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे क्यूपिड लिमिटेड के बारे में। साथ में 198, 204 और साथ आपका 212, ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स क्यूपिड लिमिटेड के। ठीक है, इतनी सब चीजें होने के बाद में आपका 7 EMA भी आता है। ये सारी बातें हो गई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर। अभी तक कंपनी ने जो भी रिटर्न्स बनाए हैं, कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिवेन्यू ग्रोथ, साथ में कंपनी का चेंजिंग होल्डिंग पैटर्न, और साथ में आपके 7 EMA वही चार्ट पैटर्न पर इंपॉर्टेंट टेक्निकल, इन सब चीजों ने कंपनी में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। अब यहां से फर्दर रिटर्न कैरी करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ये सब भी आपको जानना होगा। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्यूपिड लिमिटेड बढ़िया काम कंपनी ने किया है। आज के दिन भी स्टॉक लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर बना हुआ है, अभी भी यहां से बाहर नहीं आया है। लॉन्ग टर्म ASM 1 का क्राइटेरिया क्या होता है, कब कैसे बाहर आता है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हो, पूरी डिटेल बता रखी है। ठीक है, आज कंपनी में वापस से आपको बार एक्टिव देखने को मिल रहा है। 204 और 198, ये जो रेंज है ना, अभी 198 नहीं आया, लेकिन 204 ये वाला जो इंपॉर्टेंट प्राइस है, यहां से आपको वापस रिकवरीज दिखती है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर, जिसकी वजह से बाहर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस समय 1,06,87,000 बाहर है और मात्र 23,90,000 सेलर है। तो आपको क्या नजर आएगा, इस स्टॉक में वापस से रिकवरी बनती देखने को मिलेगी। 208, 212 के आसपास बनता देखने को मिलेगा। 63.1 पर आपका MFI है, 52.9 पर आपका RSI है। अब आते हैं इसके चार्ट पर, फिर हम थोड़ी सी डिटेल्स लेंगे कंपनी में कैसे रिटर्न्स बने, क्या आपको आगे चाहिए होगा। सब्सक्राइब करते जाना, आई एम एन आसम सर्टिफाइड। ऑलराइट, ये है क्यूपिड लिमिटेड का चार्ट। पहले हम एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट यहां पर ले लेते हैं। ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये आपका 7 EMA है, जो कि 21 EMA के ऊपर काम कर रही है, जो कि किसी भी चार्ट को काफी बढ़िया बताती है जब तक इस 7 EMA के ऊपर हम होते हैं। कंपनी में बार बार बीच बीच में आपको गिरावट देखने को मिली। एक बार यहां पर गिरावट दिखी, एक बड़ी गिरावट इधर भी आई थी, एक गिरावट यहां भी देखने को मिली, यहां पर भी बीच बीच में आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हर बार 7 EMA को स्टेबल करते हुए आपको इतना बड़ा ब्रेकआउट कंपनी ने दिया है, यानी कि टेक्निकल और साथ में कंपनी का बिजनेस ग्रोथ, इन दो चीजों ने अभी तक आपको यहां पर रिटर्न दी। लेकिन बात पता है क्या आती है, जो इस कंपनी में इतनी बड़ी रैली का हिस्सा नहीं बन पाया, उस इन्वेस्टर के लिए ये रैली बेकार है, यूजलेस है, ऑपरेटर गेम है वगैरह वगैरह। और साथ में जिसने 222 के आसपास, जो कि आपका एक बड़ा रिजेक्शन है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर, 222 के पास जिसने एंट्री करी, वो भी इसी चीज को रो रहा है कि भैया ऑपरेटर गेम है, मुझे फंसा दिया। यहाँ पर हर चीज मार्केट में एक रीजन की वजह से होती है। 222 पे समझना कि आपके MFI एंड RSI दोनों ही बेरिश जोन पर थे, 96 और 100 के पास ज्यादा आप लोगों को। तो अगर आप इस तरीके से एंट्रीज करते हो और स्पेशली किसी एक बड़े रिजेक्शन के पास में, तो भैया आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए अपनी एंट्री के लिए। मार्केट में कभी कोई स्टॉक कहीं भागा नहीं जा रहा, सिर्फ अगर आप गलतियां करोगे इस तरीके से एक बड़े टारगेट्स के ऊपर जाकर के एंट्रीज, तो आपको दिक्कतें हो सकती है वहां पे। अब क्या ये प्राइस कभी अचीव नहीं हो सकता? बिल्कुल अचीवेबल है। जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, आपको ये ब्लू लाइन नजर आएगी सिमिलर। मैं आपको एक बार जूम इन करके चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ब्लू लाइन, ये आपका 7 EMA। मैंने आपको क्या बताया कि अभी तक 7 EMA के ऊपर बना हुआ था, तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। लेकिन 7 EMA के नीचे ड्रॉप करना, ये एक नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है फॉर द टाइम बिंग। इसका मतलब ये होता है कि आपको 7 EMA के तो ऊपर जाना ही है। जब तक नहीं जा रहा, ये आपका रिजेक्शन बना रहेगा, यानी कि अराउंड कितना, 210 के करीब, बल्कि 212 ही हम यहाँ पर लेके चलेंगे। 212 के करीब आपका ये रिजेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। 7 EMA 212 के आसपास आपका यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर जो आपका 212 है, ये आपका रिजेक्शन है। आपको बार बार दिख रहा है कि 212 के आसपास स्टॉक आ रहा है पिछले 3-4 सेशन में, लेकिन वहां से सेलर देकर के वापस नीचे। क्यों? क्योंकि 7 EMA का रिजेक्शन वहां पर बना हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि भैया जब तक मेरे पास कंसेक्यूटिव कैंडल नहीं बनेगी, तब तक तो मैं इसी तरीके से धीरे धीरे करके नीचे ही रहूंगा। यानी 204 और फिर बाद में आपका लगभग 212, या फिर यहाँ पर आपका 198, इस तरीके की पोजीशन में यहाँ पर बनाने वाला। ये आपका 7 EMA इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप 7 EMA और साथ में 21 EMA को साथ लेकर के चलोगे, तो ये दो लेवल्स के बीच में आपका साइडवेज करेक्शन कंसोलिडेशन है। ब्रेकआउट के लिए आपको ऑफकोर्स कंसेक्यूटिव कैंडल चाहिए होगी 7 EMA के ऊपर, बनती है तब आप यहां पर एक्सपेक्ट करते हो वापस से 220 या 222 के आसपास का प्राइस, 220 या 222 के आसपास का प्राइस,
तब आप एक्सपेक्ट करते हो, जहां पर ये कहीं ना कहीं ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाएगा। और क्या ट्रिपल टॉप पैटर्न बनने के बाद में आपको ब्रेकआउट मिलता है? एक पैटर्न मैं आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखाता हूं, ध्यान से समझना। आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है स्टॉक्स के अंदर, जहां पर आपके पास एक डबल टॉप है, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है रिजेक्शन की, और आपके पास एक डबल टॉप पैटर्न जैसी सिचुएशन बनती है। इस पैटर्न को हमेशा ब्रेकआउट करने के लिए कर्व पैटर्न बनता है। इस कर्व पैटर्न पे आप कहीं ना कहीं ट्रिपल टॉप क्रिएट करते हो उस पुराने रिजेक्शन की तरफ। हमेशा इस रिजेक्शन को ब्रेकआउट करने के लिए आपके पास एक और छोटा कर्व बनता है, जिसके बाद आपको ब्रेकआउट मिलता है। तो क्यूपिड लिमिटेड कहीं ना कहीं इसी जोन के अंदर फंसा पड़ा है अपने सेकंड कर्व बनाने के लिए, क्योंकि दो कर्व तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, एक कर्व आपको यहां पर मिल चुका है, दूसरा कर्व यहां पर बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको 7 EM के ऊपर आने ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो शॉर्टर रेंज है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो धीरे धीरे करके डंप हो रही है, जो कि अच्छा साइन नजर नहीं आता लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल के लिए अभी तक जो कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया था वो कंपनी ने बढ़िया दिया, लेकिन अगर हम यहीं से ही बड़ा ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं तो हमें चार्ट की मदद चाहिए होगी सबसे ज्यादा। वो चार्ट की मदद तभी मिलेगी जब आपके पास एक और कर्व पैटर्न इंडिकेशन मिलेगा 222 पे, जिसके बाद में आपको एक और छोटा कर्व पैटर्न चाहिए ब्रेकआउट के लिए। अगर ये चार्ट इस तरह से इंडिकेशन नहीं दे रहे, दैट मींस कि धीरे धीरे करके अभी साइडवेज ही चलने वाला है, और आपको अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको शॉर्टर यहां पर ट्रैप कर देंगे। फिर शॉर्टर यहां पर ट्रैप कर देंगे। जिन्होंने इतने लंबे जर्नी यहां पर अचीव करी है, उनके लिए स्टॉक बहुत बढ़िया अभी भी, उनको यहां पर इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वो आराम से बैठे हुए हैं कि भैया और कुछ अच्छा मिल जाए कंपनी में तो बढ़िया है, अदरवाइज छोटी मोटी करेक्शन में अपना धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जब बात आ रही है कि यहीं से ही मैं लॉन्ग टर्म चले जाऊं, तो आपको ये देखना है कि आपके पास कर्व पैटर्न किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, अदरवाइज आप धीरे धीरे करके साइडवेज करेक्शन पर ही बने हुए क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। डेली आपके पास बाहर आते हैं, डंप एंड पंप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कंपनी ने क्यों रिटर्न दिए, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। मार्केट में आप बहुत सी कंपनीज देखते हो जो 100% या 1000% तक के रिटर्न्स दे देती है। आप क्या करते हो, उसको सीधा, अगर आपने एंट्री नहीं करी, आप कह देते हो कि भैया ऑपरेटर गेम है, छोड़ो बेकार है, ऑपरेटर गेम था, इसी वजह से इतना रिटर्न दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि आपने वहां पर एंट्री नहीं करी। तो आपको ये लग गया कि भैया ऑपरेटर गेम होगा, क्योंकि हम ये नहीं करना चाहते, इसमें लगता है टाइम और ये लगती है हमें बेकार चीज। तो बेटर ये है कि जब भी हम किसी ऐसी कंपनी को देखते हैं जो ऑलरेडी रिटर्न दे चुकी है, हम उसके ऊपर पास्ट एनालिसिस करना शुरू करें कि उसने ये रिटर्न जो दिए वो किस रीजन से दिए। हर स्टॉक के रिटर्न के पीछे कोई ना कोई, या गिरावट के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, चाहे एक ही रीजन हो, बस उसी को ढूंढना जरूरी है। अब ये रीजन कैसे मिलते हैं? पहला रीजन आपके पास आता है, या तो चार्ट होगा जैसे 7A में मैंने आपको बताया, या फिर आपका ग्रोथ होगा, जैसा मैंने आपको ग्रोथ परसेंटेज भी पिछले वीडियो में बताया कि कंपनी का पिछले 4-5 क्वार्टर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ बढ़ रहा है, रेवेन्यू पर भी, प्रॉफिट पर भी। अभी भी कंपनी ने बताया कि अभी हम अपने Q1 में बहुत बड़ा नंबर देंगे, 150 करोड़ प्लस के आसपास का रेवेन्यू। तो वो कंपनी का ग्रोथ कितना बढ़ा सकता है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का कितना आएगा, उसके बाद में डिपेंड करेगा कंपनी का पैट ग्रोथ। ये जरूरी है, क्योंकि अभी कंपनी जो रेवेन्यू ग्रोथ बताया है वो तो कंपनी का एक्सीड करेगा, जो कि अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कितना है ये अभी एक सवाल है। तो अगर वहां पर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में कमी आई तो क्या होगा, इसका पी रेशियो और ऊपर बढ़ जाएगा। पी रेशियो अगर और ऊपर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यूएशन के ऊपर सवाल उठता है। वैल्यूएशन के ऊपर सवाल उठता है तो आपको धीरे धीरे करके करेक्शन देखने को मिलती है। समझ रहे इस चीज को? तो इतना कुछ हमको एनालाइज करना पड़ता है कि आगे की क्या पॉसिबिलिटी है, ये समझते हुए कि कंपनी ने पहले कैसे रिटर्न दिए। अगर आपको आगे यही रिटर्न चाहिए तो कंपनी को वही करना पड़ेगा जो कंपनी ने इतने रिटर्न देने के लिए किया। मतलब यह है कि कंपनी को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पर उतना ही ग्रोथ एक्सीड करना पड़ेगा जितना कंपनी ने पास्ट में इतने रिटर्न देते हुए किया। ठीक है, अगर आप इस चीजों को सही तरीके से समझोगे ना, और साथ में चार्ट पर 7 में हो, 21, 200 में, कोई भी में हो, इन चीजों को भी जब आप साथ में एनालाइज करोगे तो आपको नजर आएगा कि ये कंपनी ने दिया तो क्यों दिया, और आगे अगर मुझे इसके आसपास का कुछ भी 100-50% कुछ भी चाहिए तो वो कंपनी इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कैसे दे सकती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। सिर्फ क्यूपिड की बात यहां पर नहीं हो रही, हर कंपनी की बात हो रही है। फिर चाहे वो रिसेंटली HFCL ने भी बड़े तगड़े रिटर्न दिए, 72 रुपीज से लेकर के लगभग 212 रुपए तक वो कंपनी गई। इसके पीछे रीजन भी सिमिलर है, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी का पी रेशियो, कंपनी की वैल्यूएशंस। मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, कल भी अपलोड किया, जाकर के देख सकते हो। ऐसी बहुत कंपनीज है जो तगड़े रिटर्न देती है। एक सिरमा टेक्नोलॉजीज है, सिरमा SGS, इसने भी बहुत बढ़िया काम किया, लगभग 700 रुपए से लेकर के लगभग 1400 प्लस तक के टारगेट इस कंपनी ने भी दिए।
100% का रिटर्न है। क्यों? इसको भी जाकर के देखोगे तो आपको यही फैक्टर्स नजर आएंगे। इसके अलावा एक फैक्टर और काम करता है आपका न्यूज सेक्टर, ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सिरमा एसजीएस की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम 2.0 तक चली गई है, तो कंपनी ने क्या किया, 700 रुपए से बढ़ते बढ़ते भैया 1400 प्लस तक चले गई। आज की डेट में लोग क्या कह रहे हैं कि भैया ऑपरेटर गेम है, फंस जाओगे। ऑफ कोर्स भाई, बिल्कुल, किसी कंपनी ने जब इतने रिटर्न दे दिए, इतने रिटर्न दे दिए और आप फिर वहां जाकर के एंट्री करो तो भैया फिर फंसोगे ही फंसोगे, फिर तो फंसोगे ही। अगर बिना एनालिसिस करे फर्दर क्या हो सकता है उसका बिना एनालिसिस करे एंट्री करोगे तो फंसोगे। क्योंकि ये जब वैल्यूएशन की बात आती है ना, हमेशा कंपनी को पास्ट से बेटर करना होता है अपने आप को। अगर नहीं कर पाती है तो फिर हम यही रोना रोते हैं कि भैया ऑपरेटर गेम हो गया। ठीक है, इस सब चीजों के बीच में आप जब सही तरीके से इन पॉइंट्स को इवैल्यूएट करने लगोगे, हम अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं और हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया इतना बढ़ गया है तो क्या अब मैं एंट्री करूं या नहीं करूं, ये हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को हम खुद से समझ सकते हैं, खुद से इवैल्यूएट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो में आपको बहुत सी क्लैरिटी मिली होगी कि क्या क्या चीजें हमें समझनी चाहिए मार्केट में एंट्री या एग्जिट करने से पहले, या फिर किसी भी कंपनी ने अगर बहुत बड़ी रिटर्न दी है तो उसमें हम क्या करें, क्या समझे कि वो आगे कैसा काम कर सकती है और कैसा नहीं कर सकती, इसको हम साथ में कैसे कंक्लूड कर पाएंगे। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना। आई एम एनआर सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।